नमस्कार, आज है 23 फरवरी, दिन बुधवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान के बीच बोले पुतिन, हम बातचीत को तैयार लेकिन शर्तों पर रहेंगे कायम। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने को कहा। यूक्रेन में 30 दिन का आपातकाल लागू। रूस यूक्रेन विवाद में कूदे पश्चिमी देश। यूएस, ब्रिटेन समेत जापान ने लगाए प्रतिबंध। बोरिस जॉनसन यूक्रेन में भेजेंगे और सेना। पोप फ्रांसिस बोले, अंतरात्मा की सुने, युद्ध के खतरों से पीछे हटें। अंतिम घंटे की मुनाफा वसूली से लगातार छठे दिन फिसला बाजार। 29 अंकों की मामूली गिरावट के साथ निफ्टी 17,000 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 70 अंक लुढ़का। क्रिप्टो के विज्ञापनों को लेकर एडवाइजरी जारी। विज्ञापनों में जरूरी होगा डिस्क्लेमर देना, बताना होगा वर्चुअल एसेट का जोखिम। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। एडवाइजरी से क्या रुकेंगे भ्रामक क्रिप्टो विज्ञापन। यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान खत्म। बीजेपी के अदिति सिंह, सपा के अनुराग भदौरिया समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार। ईडी ने सुबह पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। सुकेश के निशाने पर थी सारा जानवी भूमि, भेजे थे लाखों महंगे गिफ्ट। और नए फीचर्स और लुक के साथ मारुति बलेनो का नया वेरिएंट लॉन्च। कीमत 6,35,000 रुपए से शुरू। बताएंगे आपके पास कार खरीदने के और कौन से हैं ऑप्शंस मौजूद। और आइए शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। तो कवर स्टोरी की शुरुआत हम कर रहे हैं बाजार से। बाजार की आज शानदार तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन आखिरी घंटे में आई मुनाफा वसूली के चलते बाजार आज लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 332 अंक ऊपर 57,632 पर खुला। इसने 57,733 का ऊपरी और 57,109 का निचला स्तर बनाया। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में निफ्टी 29 अंक की मामूली गिरावट के साथ 17,063 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 70 अंक फिसलकर बंद हुआ। और मार्केट में आज किस तरह का एक्शन पूरा ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को मिला, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। ओवर टू यू वरुण, बताइए आज दिन भर मार्केट का एक्शन। देखिए, मार्केट में गिरावट की या तेज़ी की एक ही वजह है और वो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी तनातनी चल रही है उसके चलते। अगर आप ओवरनाइट देखेंगे, सुबह सुबह अगर आप देखते तो मार्केट जो है वो अच्छी तेज़ी के साथ खुले थे। इनफैक्ट ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी और ऐसे रुझान जो है वो इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिला था और हम भी तेज़ी के साथ खुले थे। इनफैक्ट आज ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब नहीं थे, क्योंकि हम जब बंद हो रहे थे तब भी अगर आप देखते डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर में अच्छी खासी तेज़ी थी। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स में तो 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे मार्केट्स में सेकेंड हाफ में और वो भी आखिरी आधे एक घंटे में मुनाफा वसूली देखने मिली। नहीं तो शायद जो पिछले 5 दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी वो आज रुकती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकेंड हाफ में जो गिरावट आई उसके चलते ही मार्केट में दरअसल गिरावट देखने मिली। और काफ़ी सारे दिग्गज स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें सेकेंड हाफ में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। निफ्टी में आप देखिए टॉप लूजर्स में ऑयल एंड गैस क्षेत्र से ओएनजीसी था, हीरो मोटोकॉर्प था, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर्स में भी सेकेंड हाफ में गिरावट आई और काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वहाँ से देखने मिला। वहीं गुजरात गैस, इंडाबुल्स हाउसिंग, कंसाइन नेरोलैक, मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिली और यहां से मार्केट में प्रेशर आया। खबरों के चलते पीएनसी इंफ्रा जो ऑर्डर इनको मिला है 4,000 करोड़ से ज्यादा, उसका इंपैक्ट देखने मिला। क्वांटम ग्रीव्स कंज्यूमर्स, यहां पे जो बटरफ्लाई गांधीमती के साथ इन्होंने डील किया है उसका इंपैक्ट देखने मिला। धनी सर्विसेज लगातार ब्लॉक डील्स हो रही है, फंड्स की तरफ से बिकवाली हो रही है, उसके चलते इस काउंटर में लगातार गिरावट है। हमारे चैनल पे जो टॉप कॉल दिए गए उसमें ओबेरॉय रियल्टी, रूपा एंड कंपनी, मैप माई इंडिया, ट्रेडर्स डायरी में आपको दिया गया था। उस स्टॉक में देखिए अच्छी खासी तेजी थी। निफ्टी में टॉप गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक थे, टाइटन। आज काफी सारे जो एनालिस्ट थे उनके तरफ से भी एक कॉल आया इस काउंटर के ऊपर और देखिए इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट कंजम्पशन स्टॉक जो है उनमें तेजी थी। फर्स्ट सोर्स, डेल्टा कॉर्प में भी तेजी देखी गई। वहीं और भी सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो शुगर सेक्टर, कल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो है
वो इथनॉल को लेकर बातचीत करने वाला है, चर्चा करने वाला है, उसका इंपैक्ट देखने मिला। रेमंड टेक्सटाइल सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी थी पीएलआई स्कीम के ऐलानों के चलते। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट पेपर स्टॉक्स में तेजी थी, डीएलएफ रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी थी। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे ना तो उतने बुरे हाल नहीं थे, लेकिन सेकेंड हाफ में और वो भी आखिरी आधी एक घंटे में जो गिरावट आई उसने मार्केट पे प्रेशर बनाया। और इसके लिए आपने देखा कि ठीक ठाक ग्लोबल संकेत के बावजूद भारतीय बाजारों में आज लाल निशान में लगातार 6वें दिन क्लोजिंग देखने मिली है। शुक्रिया वरुण। लगातार छठे ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग जो है नेगेटिव में देखने को मिली। और मार्केट एक्शन पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के प्रमुख राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी स्वागत। सर कुछ क्लैरिटी दिख पा रही है कल के ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह बाजार का रुख चाल रहेगी? या गुड इवनिंग। तो देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है और अभी भी कोई क्लियरिटी जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर नहीं है, तो अभी मार्केट तो वॉलेटाइल ही रहने वाले। और जिस तरीके से लेकिन मार्केट में एक चीज ये जरूर देखने को मिली कि मार्केट 17,000 16,800 जो पिछले दिनों में एक लो बने थे वो लो को होल्ड करके कोई भी डिप आ रही है उसके आसपास से बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है। हालांकि मार्केट के सेटअप के हिसाब से हम बात करें जब तक 17,150 17,200 ये दो लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, थोड़ा सा मार्केट में हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिलेगा, जो कि आज भी हमने देखा कि सेकंड हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली। अगर हम सेटअप के हिसाब से बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत लग रहा है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में 37,000 के लेवल को होल्ड करके बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, आज भी अगर हम देखें तो थ्रू आउट द डे 37,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखा था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव यहाँ से बन सकता है जो कि निफ्टी को एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा और निफ्टी में भी एक हायर साइड का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो कल के सेशन के लिए स्पेशली हमें लगता है कि अगर 17,000 के लेवल को होल्ड करके कल के सेशन में ओपनिंग होती है तो बाय साइड का ही ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। और ऊपर में हमें लगता है 17,200 या 17,250 ये दो लेवल है, वहां तक निफ्टी एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर हम रखेंगे तो मार्केट में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है, काफी स्टॉक में और काफी सेक्टर में अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वहां पे फोकस रखें तो ये स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में काम किया जा सकता है। थैंक यू सर। राजेश जी, लेकिन एक आखिरी चीज हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस क्लैरिटी में भी क्या कोई सेक्टर है जहां पर मौके हैं कमाई के? तो देखिए आज के सेशन में शुगर स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। उसमें हमें लगता है बलरामपुर चीनी को फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से बलरामपुर चीनी में आज 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करके क्लोज हुआ है, हमें लगता है शुगर सेक्टर में बलरामपुर चीनी यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो 425 430 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बलरामपुर चीनी को बाय किया जा सकता है 396 के स्टॉप लॉस से। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए और इस वैल्यूएबल टिप के लिए आपका शुक्रिया। अब जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जिस वजह से मार्केट में कंफ्यूजन है, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन और अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसके बाद घमासान इन दोनों देशों के बीच में थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के दो इलाकों को अलग राष्ट्र की मान्यता देने के बाद आज पुतिन ने बातचीत का रास्ता अपनाने की बात जरूर कही। पुतिन ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बीच कई देश रूस और यूक्रेन विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो यूक्रेन से आ रही खबरों से खुश नहीं है। उसने नाटो और अमेरिका पर उकसावे के कदम उठाने का आरोप लगाया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन में और सेना भेजने की घोषणा की है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने सभी पक्षों से युद्ध के खतरों से पीछे हटने की अपील की है। उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि यूक्रेन में घटनाक्रम से वो दुखी हैं, चिंतित हैं। उन्होंने यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनादर बताया। अब देखिए, ये तो है अपडेट। अब आपको बताते हैं इंडिया 360 में हमने पूरी दुनिया की खबरों का एक तरह से सार निकालने की कोशिश की है कि आगे अब रूस में क्या होगा। देखिए कैसे कैसे प्रतिबंध हैं ये भी आपको बताएंगे। जिन शर्तों का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिक्र कर रहे हैं वो शर्तें कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ रूस के पास विकल्प कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे, ताकि आपको इस बदलते घटनाक्रम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें सब जगह कंफ्यूजन है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके। इसके लिए हमने इंडिया 360 में की है आपके लिए खास रिसर्च। सबसे पहले आपको बताते हैं
रूस पर कैसे कैसे प्रतिबंध। आपने प्रतिबंधों की बात सुनी होगी, लेकिन पूरी समरी हम लेकर आए हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, यूएस की सबसे पहले बात करें तो यूएस ने 2 रूसी बैंकों पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब कोई कह रहा है कि ये तो बहुत नाकाफी सी चीज है, इससे बहुत क्या हो जाएगा, लेकिन आगे उस पर विश्लेषण करेंगे। तो रूस पर बहुत बड़े प्रतिबंध लगे हैं या हल्के फुल्के लगेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यूएस ने क्या किया, 2 रूसी बैंकों पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लगाया है प्रतिबंध। इसके अलावा यूएस ने सबसे पहला जो प्रतिबंध लगाया था वो लुहांस्क और दोनेत्स्क, जिनको अभी अभी रूसी राष्ट्रपति ने एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, उन दोनों इलाकों में ट्रेड पर प्रतिबंध। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों इलाकों में ट्रेड पर प्रतिबंध लगा के क्या होगा। अगर आप कल्प्रिट मानते हैं रूस को, तो डायरेक्ट रूस पर क्या प्रतिबंध लगाने की हिम्मत यूएस जुटाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कह तो रहे बाइडेन साहब कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बहरहाल, ब्रिटेन की अगर बात करें तो अब तक सबसे कड़े और सबसे रूखे तेवर अगर किसी ने अपनाए हैं रूस के खिलाफ, तो उसमें ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने कल ही, आपको याद होगा, इंडिया 360 में हमने आपको बताया भी था, 5 रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब ये बैंक छोटे हैं बड़े, ये थोड़ा सा विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन कोशिश की है कि एक जेस्चर दिया जाए स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा 3 पुतिन के करीबियों पर सैंक्शंस लगाए हैं ब्रिटेन ने। आगे आपको बताएंगे, अभी नहीं, बाद में आपको बताएंगे कि पुतिन के ये 3 यार कौन से हैं और वो पुतिन के लिए मायने क्या रखते हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि बड़े जान लोगों पर लगाया गया है प्रतिबंध, लेकिन ये क्या मायने रखते हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूसी नेताओं को ब्लैकलिस्ट में डालने की कोशिश की है, इसका ऐलान किया है। इसके साथ साथ वहां पर फाइनेंशियल सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, ताकि निवेश को प्रभावित किया जा सके, ट्रांजैक्शंस को प्रभावित किया जा सके रूस में। तो ये ईयू ने लगाने की घोषणा की है। तो ये है रूस पर लगे हुए प्रतिबंध। जर्मनी ने एक कड़ा फैसला जरूर लिया था कि नॉर्ड टू स्ट्रीम पाइपलाइन पर रोक आप इसे कहेंगे या फिर इसे हॉल्ट पर डाला गया है। अभी पूरी तरह से रोका नहीं है, क्योंकि जर्मनी का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें भी। हो सकता है जर्मनी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन इस पर आगे बढ़ने से फिलहाल मना किया है। कनाडा की अगर बात करें तो लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ ट्रेड पर रोक। अगेन इसे भी कहा जा रहा है कि बहुत हल्का फुल्का सा है। आप लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ ट्रेड पर क्या पाबंदी लगाएंगे? रूस के साथ आप बात कीजिए ना कि उनके खिलाफ आप क्या पाबंदियां लगा रहे हैं। इसी तरह से जापान है, रूसी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगाने की थोड़ा सा कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इससे रूस पर क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ये इस पर प्रश्न चिन्ह। अब सवाल यह है कि पुतिन की शर्तें क्या हैं। पुतिन ने आज कहा है ना कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे अपनी शर्तों के आधार पर। तो वो शर्तें क्या हैं पुतिन की, अब आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो 3 शर्तें हैं। अगर पश्चिमी देश मान गए तो फिर पुतिन भी मान जाएंगे, लेकिन ये शर्तें आसान नहीं हैं, ये शर्तें इतनी सिंपल नहीं है। देखिए, पहली शर्त, पुतिन की 3 शर्त। क्रीमिया को रूस का अभिन्न अंग माना जाए। अब क्रीमिया 2014 में हथिया लिया था पुतिन ने, यूक्रेन का एक तरह से दक्षिणी इलाका, उस पर कब्जा कर लिया था और पूरी दुनिया में मच गया था घमासान। उस समय भी याद होगा आपको, बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे रूसी राष्ट्रपति और रूस एज ए नेशन पर। लेकिन अब ये शर्त रख रहे हैं पुतिन साहब कि ठीक है, हम डी-एस्केलेट हो जाएंगे, टेंशन्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर आपने क्रीमिया को रूस का अभिन्न अंग माना जाए। और इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर नेशन नहीं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाए। दूसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। ये तो उनकी स्वाभाविक सी सबसे बेसिक शर्त है और सारी टेंशन की जड़ में तो यही है। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जो कोशिशें की गई हैं वो रूसी राष्ट्रपति को नागवार गुजरी है। हमने इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया भी था कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल, तीसरी जो शर्त है, पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। आपने देखा होगा जब से ये टेंशन्स एस्केलेट हुई थी, पश्चिमी देश जो है, अब नाटो का सदस्य तो नहीं है यूक्रेन, लेकिन नाटो के बहुत सारे देश, पश्चिमी सहयोगी यूक्रेन को लगातार अपरोक्ष रूप से हथियार सप्लाई कर रहे थे, उससे चिड़े हुए हैं। अब पुतिन कह रहे हैं कि भैया इन तीनों शर्तों को मान लो तो हम डी-एस्केलेट कर लेंगे, टेंशन्स को हम भी कम कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन प्रतिबंधों के दबाव के आगे पुतिन झुकेंगे? लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। इनफैक्ट कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिमी देशों के ये जो प्रतिबंध हैं, इससे बहुत ज़्यादा पुतिन पर असर पड़ने वाला है नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार का पहले से ही एक बड़ा जखीरा
पुतिन साहब के पास है और वो खास तौर से इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही मैं ये बम फोड़ूंगा, जैसे ही मैं कहूंगा कि भैया हमने लुहांस्क को, दोनेत्स्क को मान्यता दे दी है या यूक्रेन पर हम थोड़ा सा टेंशन बढ़ाएंगे, वो उनको पता था कि हम हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने हैं। तो क्या पुतिन पर ये प्रेशर जो बिल्डअप करने की कोशिश की गई है वो काम आएगी किसी तरह से? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो हमने आपसे बात की थी कि पुतिन के वो 3 यार कौन से हैं जिन पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये 3 जो ओलिगार्च कहा जाता है, रशिया के ओलिगार्च, जिनसे पश्चिमी देश बड़े परेशान रहते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को उठाने में, पुतिन को आगे बढ़ाने में इन 3 लोगों की बड़ी भूमिका है। उन पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए हैं। दिलचस्प यह भी है कि इन तीनों पर यूएस ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुका है, लेकिन ब्रिटेन ने इन पर नहीं लगाए थे और अब ब्रिटेन ने कोशिश की है इन पर प्रतिबंध लगाने की। कौन है वो 3 लोग जिनको पुतिन का खासम खास कहा जाता है और उन पर प्रतिबंध लगाने के मतलब यह देखा जा रहा है कि पुतिन पर प्रेशर? तो पहले हैं जेनेडी टिमचेंको। ये हैं जेनेडी टिमचेंको साहब। अब ये कौन है? पुतिन के बहुत करीबी हैं, रूस के बड़े ही ताकतवर शख्स हैं, वहां के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ 23 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, एनर्जी सेक्टर के बहुत बड़े कारोबारी। और ये कहा जाता है कि पुतिन की पीछे जो ताकत है उसके ये सबसे बड़े सूत्रधार हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो वोल्गा बड़ी कंपनी है उसके मालिक भी हैं। तो जेनेडी टिमचेंको ये हैं पहले शख्स जिनको शिकार बनाया है ब्रिटेन ने और इन्हें कहा जाता है ओलिगार्च जो रूस के हैं। दूसरे शख्स हैं बोरिस रोटेनबर्ग। ये देखिए, ये हैं बोरिस रोटेनबर्ग, बहुत खास आदमी हैं पुतिन के करीबी हैं, ताकतवर शख्स हैं, 23.5 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के ये भी मालिक हैं और पुतिन के बिल्कुल जो करीबी यार हैं उनमें से एक हैं। और इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है एक बड़ा जो ग्रुप है उसके ये मालिक हैं। इसके अलावा बोरिस रोटेनबर्ग रूस के सबसे ताकतवर शख्सों में से हैं, वो हमने आपको बता दिया। तो ये हैं वो 3 व्यक्ति जो रूस के सबसे ताकतवर शख्स हैं और बताया जाता है कि इन पर अगर आपने सैंक्शंस लगाए तो सीधा प्रेशर आएगा रूस और पुतिन पर। अब ये हैं इगोर रोटेनबर्ग, ये पुतिन के दोस्त बताए जाते हैं। आर्केडी रोटेनबर्ग उनके बेटे हैं ये। तो आर्केडी रोटेनबर्ग बहुत करीबी रहे हैं, कहा जाता है सुख दुख के साथी एक तरह से आर्केडी पुतिन के रहे हैं और वो पहले उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका। और अब उनके बेटे यंग हैं, अभी 40s में है मेरे ख्याल से अभी इगोर रोटेनबर्ग, और अपने पिता की तरह ही विश्वास पात्र हैं पुतिन के। तो ये भी करीबी हैं, ये भी बहुत बड़े कारोबारी हैं। और कमाल ये है कि तीनों के तीनों जो यार हैं पुतिन के, जिन पर सैंक्शंस लगे हैं ब्रिटेन की ओर से, ये तीनों के तीनों एनर्जी सेक्टर के बड़े जायंट, बड़े प्लेयर्स हैं। तो कोशिश ये है कि प्रेशराइज किया जाए कैसे ना कैसे पुतिन को। लेकिन क्या पुतिन प्रेशर में आएंगे? पुतिन के पास विकल्प क्या है? अब जरा आपको यह भी बता देते हैं फटाफट से, पुतिन के पास कौन से विकल्प हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है पुतिन के पास, ऑप्शन नंबर 1, वो है ऊर्जा क्षेत्र में अस्थिरता, गैस आपूर्ति में कटौती करना। आप देखिए, गैस आपूर्ति अगर आपने रोक दी यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन देश को, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर जो है वो पड़ना लाजमी है। सीधा सीधा यूरोप का जो 1/3 गैस पर रूस पर जो निर्भरता है वो यूरोपीय संघ के करीब 40% और ब्रिटेन को करीब 3% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति रूस से ही होती है। तो ऐसे में तनाव बढ़ाकर ऊर्जा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करो, नंबर 1। इसके बाद पुतिन के पास एक और विदेशी मुद्रा भंडार का सहारा भी है। जैसा हमने आपको बताया कि 630 बिलियन डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा भंडार और सोने में अंतर्राष्ट्रीय भंडार है 630 बिलियन डॉलर का। और जैसा हमने आपको बताया कि पहले से कैलकुलेट किया हुआ था पुतिन ने, और लगातार वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार, खास तौर से जो डॉलर में जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, उसको लगातार वो सुदृढ़ बना रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास इतना विदेशी भंडार है कि वो ज्यादा झुक नहीं पाएंगे नहीं इन पाबंदियों के आगे। एक और जो विकल्प है वो है चीन के और करीब जाने का। देखिए, चीन के और करीब जाकर तो सीधा सीधा वेस्टर्न कंट्रीज की टेंशन बढ़ेगी। अब पहले ही वो चीन से परेशान है अमेरिका और सहयोगी देश, और अगर रूस उनके साथ और करीब आ गया तो ये तो
हो गया, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये एक ऑप्शन उनके पास है। इसके अलावा एक और है ऑप्शन उनके पास, वो है हाइब्रिड युद्ध का या साइबर हमले का सहारा। ये कहा यह जाता है कि रूस जो है वो बार बार अपने साइबर आर्मी की तरफ से लगातार हमले करते रहता है। आपको याद होगा, परेशान करता रहता है वो यूएस को। दिसंबर 2020 में आपको याद होगा SolarWinds हमले में कई अमेरिकी एजेंसियां, निजी व्यवसाय, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को रूस तक उनकी पहुंच हो गई थी, उनको ठप कर दिया था। FBI ने रूसी हैकर्स को अमेरिकी ऊर्जा और बुनियादी ढांचे नेटवर्क में घुसपैठ करने का आरोप भी लगाया था। तो ये भी एक ऑप्शंस है। तो ये हैं वो ऑप्शंस जो हम आपको बता रहे हैं कि रूस के पास इस तरह के विकल्प हैं। तो चलिए, ये तो रहा 360 डिग्री एनालिसिस कि रूस के पास फिलहाल कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, रूस चाहता क्या है, रूस की शर्तें क्या क्या हैं और वो सैंक्शंस कौन कौन से हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी यूक्रेन और रूस विवाद के बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है कि आगे होगा क्या। आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। आगे भी आपको इसी तरह से अपडेट्स देते रहेंगे, अलग अलग रिसर्चेस, ऑब्जर्वेशंस आपके सामने लाते रहेंगे। अब एक महत्वपूर्ण खबर जो आज की है, जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी देश और दुनिया में लगातार चर्चा में है और भारत में तो एक अलग ही तरह की बहस चल रही है इस पर। भारत में क्रिप्टो को अभी तक रेगुलेट नहीं किया गया है, ये साफ है। सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि हमने उस पर जो टैक्स लगाया उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको रेगुलेट कर लिया, ये साफ हो चुका है, यानी कि रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन इससे जुड़े कई विज्ञापन आपको टीवी पर देखने को मिल जाएंगे। इन विज्ञापनों में लोगों को क्रिप्टो में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बड़े धड़ल्ले से ये कहते हैं कि अरे आप निवेश कीजिए, ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं नहीं डूबने वाला आपका पैसा। कम से कम सब टेक्स्ट इन एड्स का यही रहता है। लेकिन इस वर्चुअल करेंसी के अलग अलग जोखिम हैं। इन जोखिमों को सब जानते हैं। RBI कह चुका है, सरकार कह चुकी है, हम लोग भी कह चुके हैं आपको कि भाई ये क्रिप्टो में बहुत जोखिम है, इनका कोई ओर छोर नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। लेकिन कई बार ये विज्ञापन क्रिप्टो के जरिए भारी रिटर्न का वादा करते हैं। अब क्रिप्टो के इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए एडवर्टाइजिंग रेगुलेटरी बॉडी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस क्या हैं, क्रिप्टो विज्ञापनों के लिए क्या नियम तय किए गए हैं, डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में और लौटते हैं इस पर चर्चा करने के लिए। ट्रेड कर बेफिक्र। क्या आपके पोर्टफोलियो में क्रिप्टो है? फ्यूचर यही है। आपने ये लाइनें अपनी टीवी पर सुनी होंगी। ट्रेड कर बेफिक्र। ये कुछ टैगलाइन हैं जो क्रिप्टो एक्सचेंज अपने विज्ञापनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन विज्ञापनों के जरिए क्रिप्टो में निवेश बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह को आपने ये लाइनें बोलते हुए सुना होगा। ये विज्ञापन निवेश करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन क्रिप्टो से जुड़े जोखिम और अनिश्चितता को लेकर कोई बात नहीं करते। क्रिप्टो के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट और एक्सचेंज के विज्ञापन डिस्क्लेमर के साथ आएंगे। साफ लिखना होगा कि क्रिप्टो और NFT अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है और इसमें भारी जोखिम शामिल है। विज्ञापन में करेंसी, सिक्योरिटीज, कस्टोडियन और डिपॉजिटरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निवेश का खर्च कितना होगा, विज्ञापन कौन दे रहा है, इसकी साफ साफ जानकारी देनी होगी। विज्ञापन में उन चेतावनियों का खंडन नहीं कर सकते जो RBI जैसे रेगुलेटेड संस्थाओं की तरफ से जारी की गई हैं। 12 महीने से कम अवधि का रिटर्न पिछले प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। भविष्य में रिटर्न का वादा या गारंटी भी नहीं दे सकते। गाइडलाइन में कहा गया है कि इनकी तुलना किसी भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट से नहीं की जानी चाहिए और सेलिब्रिटीज को भी ऐड करने से पहले पूरा होमवर्क करना होगा ताकि वो आम लोगों को गुमराह न करें। एडवर्टाइजिंग रेगुलेटरी बॉडी की ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये गाइडलाइन सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट संबंधी विज्ञापनों पर लागू होंगी। ये गाइडलाइन ऐसे वक्त में जारी की गई है जब टीवी पर क्रिप्टो को लेकर विज्ञापन बढ़ रहे हैं। लोग भी क्रिप्टो के बारे में जानने को उत्सुक हैं। ये गाइडलाइन इन अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट की सही जानकारी निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करेंगी और लोग बहकावे में आकर नहीं बल्कि सोच समझकर निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा कदम है, बोल्ड स्टेप है। कोशिश यही है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को या इनमें निवेश करने वालों को कम से कम ये बताया जाए कि इसमें निवेश के जोखिम है और इसको आपको अपने एड्स में बताना पड़ेगा। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगों ने लिया है मैम, और सरकार भी बार बार क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो प्लेयर से ये कहती रही है कि भैया ठीक है, जब तक रेगुलेट नहीं करते हैं, अगर आपको कारोबार करना भी है तो कम से कम भ्रामक विज्ञापन तो मत दीजिए। लेकिन अब आप लोगों ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा मैम? नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार जो एक फ्रेमवर्क बना रही है क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए, एज ऑफ नाउ इस समय पे ये जो विज्ञापन है इन पे कोई बैन नहीं है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब तक ये विज्ञापन चल रहे हैं और ये अलाउड हैं बाय लॉ, तो एक तरीके की इनमें ज़िम्मेदारी शामिल हो और वो ठीक से बताए उपभोक्ता को कि इसमें क्या-क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी रिपोर्ट ने अभी कहा कि एक अट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन उसके साथ जो जोखिम है उनका भी इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इंडस्ट्री की। और हमने जो देखा है पिछले कई सालों से, जो हमारा वॉलंटरी कंप्लायंस है वो ओवर 95% होता है। और जो केसेस में कई केसेस जो होते हैं जो रह जाते हैं, जो 3 to 5% केसेस होते हैं जो ASCI की रिकमेंडेशन से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो वो हम नॉर्मली सेक्टर रेगुलेटर्स को और सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उस चीज की जानकारी देते हैं, उसको एस्केलेट करते हैं, ताकि आगे सरकार उस चीज पे कोई कदम उठा सके। अगर उन्हें लगे कि ये इंडीड ये कोई प्रॉब्लमैटिक एड है, तो वो उसके ऊपर आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। और मैम, जैसे कि आपने पूर्व में भी आप लोगों का खास तौर पर फोकस वो रहा है कि जो इंडोर्स पर्सनालिटीज इन वर्चुअल एसेट्स को करती हैं, क्या आपने उन लोगों की भी कोई भूमिका, कोई जिम्मेदारी तय की है? अगर एंडोर्समेंट किसी सेलिब्रिटी की ओर से होता है तो उनकी भूमिका को लेकर भी क्या आपने कोई गाइडलाइंस में जिक्र किया है? एक्चुअली जो हमारी सेलिब्रिटी की गाइडलाइंस हैं वो कई साल से ऑलरेडी हैं, और ये गाइडलाइंस बोलती हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनका ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जैसे देश में हम देखते हैं कि लोग एक तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सेलिब्रिटीज को, उनको बहुत मानते हैं और जो वो कहते हैं उनकी बात पे बहुत ध्यान देते हैं। तो एक सेलिब्रिटीज भी एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये एक जवाबदारी हर उस बंदे पे पड़ती है जो इस इकोसिस्टम का पार्ट है। तो सेलिब्रिटीज उस चीज से अलग नहीं है। और अगर आप देखें तो इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है, उसने भी एंडोर्सर्स की भूमिका के ऊपर ये बात कही है कि एंडोर्सर्स को ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। तो पर्टिकुलरली, मतलब वैसे तो हर कैटेगरी के लिए करना चाहिए, पर पर्टिकुलरली क्रिप्टो क्योंकि एक थोड़ी रिस्की कैटेगरी मानी जाती है, तो इसमें और भी उनका एक और भी इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ध्यान रखें जो वो कह रहे हैं उस एड में, जो वो एड कह रहा है उसमें ऐसी कोई बात ना हो जो दर्शकों को गुमराह कर सके। ऑलराइट मैम, और आपने बहुत क्लियर कट लिखा है कि जितने भी एड्स हैं उसमें एक डिस्क्लेमर देना होगा जिसमें लिखा होगा या कहा जा रहा होगा कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब इसका तोड़ निकाल लेते हैं मैम, वो इतनी जल्दी जल्दी उसको बोल लेते हैं या दिखा देते हैं कि आम आदमी को पल्ले नहीं पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति भी कर ली, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ऐसा तो नहीं है मैम, क्लियर कट बताना होगा। हाँ, बिल्कुल क्लियर कट बताना है। हमने ये लिखा है कि ये डिस्क्लेमर जो है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए, अनमिसेबल होना चाहिए, और हर कैटेगरी के लिए, अगर वो टीवी पे हो, वीडियो पे हो, प्रिंट में हो, रेडियो पे हो, हर उसके हमने गाइडलाइंस दिए हैं कि वो कितने सेकंड के लिए या कितना बड़ा वो उसका पोर्शन होना चाहिए विज्ञापन का, इस डिस्क्लेमर का। तो हम यही हमारी कोशिश है कि हम जानते हैं कि इन द पास्ट कई डिस्क्लेमर्स को लेके, जैसे आप कह रहे हैं कि वो डिस्क्लेमर डाल भी दिया पर लोगों को पता भी नहीं चला, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने कोशिश की है इसमें काफी साफ तरीके से बोलने के लिए कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के लिए वो डिस्क्लेमर रहना चाहिए और क्या उसका साइज होना चाहिए। और आगे जाके हम देखेंगे, अगर हमें लगा कि दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ, तो डेफिनेटली इसको हम रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि काफी हमने प्रोमिनेंट तरीके से उसको मेंशन किया है, जैसे कि अनडाउटेडली मैम, एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट ये कदम आप लोगों ने उठाया है, बधाई के पात्र हैं आप लोग। मेरा पहला सवाल भी वही था और आखिरी सवाल भी वही है मैम, अगर किसी ने ये फॉलो नहीं किया, एक्शन क्या होगा उन पे?
देखिए, जो एक्शन है वो एस्की जो है एक वॉलंटरी बॉडी है। ऑल्दो केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट में ये जिक्र है कि जो उनका एडवर्टाइजिंग कोड है कि ऐसे विज्ञापन जो एस्की के कंप्लायंट नहीं हो वो टीवी पे नहीं दिखाए जा सकते हैं। तो एक सरकार की तरफ से भी एक बैकिंग है एस्की की गाइडलाइंस को लेकर। तो अगर आप देखेंगे कि कोई एड है जो एस्की की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करता है तो टीवी चैनल्स उस एड को कैरी नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके की पेनल्टी हो गई, आप उसे माने तो। और बाकी ये है कि लाइक आई सेड, एक वॉलंटरी बॉडी है। हम चाहते हैं कि लोग खुद एक जिम्मेदारी के हिसाब से ये काम करें। एक तो होता है कि एक पिनलाइजिंग एक्शन होता है, पर हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर एडवर्टाइजर्स ऐसे नहीं होते कि वो जानबूझ के गुमराह करना चाहते हैं। तो हमने ये देखा भी है कि जैसे अगर हम कोई वायलेशन पिकअप कर देते हैं, दैट इज सेइंग कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ केसेस में पीपल डू वॉलंटरी कंप्लायंस। पर यस, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक दो प्लेयर्स होते हैं जो सोचते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट। तो आई थिंक उनको फिर जो एक्शन है वो सरकार को लेना पड़ेगा। हम अपने काम के हिसाब से सरकार को ये केसेस एस्केलेट करते हैं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, एक्सपर्ट्स ने और एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल ने मतलब उसकी पूरी तहकीकात करके ये नतीजे पे पहुंची है कि एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है। एडवर्टाइजर को टाइम दिया गया है कि ये आप मॉडिफाई कर लीजिए या विड्रॉ कर लीजिए। उसके बावजूद अगर वो एड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन अपीयर होता है तो हम उसको फिर के बेसिस पे उसको एस्केलेट करते हैं। 1 अप्रैल की डेडलाइन है मैम? Yes, so any ad published after 1st of April इस गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग एड्स भी हैं उनको भी, अगर आप चाहते हैं कि वो एड्स आप कंटिन्यू करें तो उनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो उसकी भी, जैसे YouTube वगैरह पे हम देखते हैं कि एड्स, पुराने एड्स भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो अगर उनको चेंज नहीं करना तो फिर या तो उनको वो उनका लिंक डाल दीजिए। यस, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो आपके चैनल पे रहें वो एड्स, तो हमने 15 अप्रैल का टाइम दिया है जो एग्जिस्टिंग एड्स हैं उनको सूटेबली मॉडिफाई करने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। तो 1 अप्रैल से नया हो या पुराना, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट मिले, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और साथ ही साथ नॉन फंजिबल टोकन NFTs, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर ऐड आएगा तो उस पर डिस्क्लेमर देना होगा और पर्याप्त जगह और पर्याप्त स्पेस, विजिबिलिटी देनी होगी उस डिस्क्लेमर को। और अगर नहीं किया तो आस्की की नजर आप पर है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। जिन जिलों में आज वोट डाले गए हैं उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। शाम 5 बजे तक इस चरण में 58% के आसपास वोट डाले जा चुके थे। इस चरण में 4 मंत्रियों सहित 624 प्रत्याशी किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। ईवीएम में इनकी किस्मत हो गई है कैद। 2017 में 9 जिलों की 59 सीटों में से 51 बीजेपी के पास थी। प्रचंड जीत इस इलाके में बीजेपी को मिली थी। इस चरण में रायबरेली से अदिति सिंह हैं। लखनऊ पूर्व की जो सीट है, लखनऊ ईस्ट, यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग भदौरिया पर सबकी नजर है और कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है। और यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान लखीमपुर खीरी के केंद्र पर मतदान कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया। अब जिले के कादीपुर क्षेत्र में एक युवक की अराजकता सामने आई और इस कारण मतदान करीब 15 मिनट तक बाधित रहा। अब इसने किया क्या था, देखिए इस युवक की विचित्र सी, आप देखिए चरित्र। युवक ने ईवीएम में फेविकॉल डाल दिया, फेविक्विक डाल दिया और इसके चलते ईवीएम ने काम करना ही बंद कर दिया। अब कैसी मानसिकता है समझ में नहीं आ रहा है। सूचना जब मिली उसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने ईवीएम में बदलाव किए, उसको बदला। 15 मिनट तक ये पूरी मतदान प्रक्रिया बाधित रही और पुलिस ने फिर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इस बीच जनसभा को संबोधित किया अगले चरणों के चुनाव के लिए। इस दौरान पीएम ने यूपी की पिछली समाजवादी पार्टी बीएसपी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवार वाली पार्टियों को लोगों का दर्द नहीं मालूम, लेकिन वो परिवार वाला ना होते हुए उनका दर्द समझते हैं। तो एक तरह से परिवार पर जो कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी के, आज उन्होंने जवाब दे दिया कि हम परिवार वाले नहीं हैं लेकिन हम दर्द जरूर समझते हैं लोगों का। उन्होंने कहा कि पूरा यूपी, पूरा देश उनका परिवार है। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी है। और जो दावा करते हैं
कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रुझान बता रहा है कि सपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने पिछली विधानसभा चुनाव में 19 सीटें पाई थी, इस बार तो उनकी सीटें आधी हो जाएंगी और कांग्रेस को तो उसके नेता ही ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी जब भी सत्ता में आई है वो अपने साथ आतंकवाद और अपराध साथ लेकर आई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का नारा है सबका साथ और अपना विकास। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है, कहा यूपी के नौजवानों को कहां ये सब दिया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। यानी उनको तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव। और आज की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर आई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या केसेस हैं? उनका नाम दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने लिया था। अब ईडी की टीम सुबह 7:45 बजे उनसे पूछताछ के लिए मुंबई स्थित दफ्तर उनको लेकर पहुंची थी। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में नवाब मलिक ने अधिकारियों को सहयोग नहीं किया और इसी वजह से उनको फिर फर्दर इंटरोगेशन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद नवाब मलिक का जेस्चर आप देखिए, और ये दिन भर टीवियों में बड़ा छाया रहा है। विक्ट्री साइन, ऐसा लग रहा है कि कोई विजय अभियान में विजित होकर कहीं से निकल रहे हैं, जबकि बात तो गिरफ्तारी की थी। आप देखिए ये विजुअल्स, बता रहे हैं कि दर्द में भी नवाब की इस हंसी का, इस मुस्कान का, इस जीत के उद्घोष का मतलब क्या है। गिरफ्तार होने के बाद नवाब मलिक ने कहा कि वो डरेंगे नहीं और जीतेंगे जरूर। और इस मामले पर अब शुरू हो गई है राजनीति। एक तरफ बीजेपी ने मलिक को हटाने की मांग की है तो एनसीपी ने इससे साफ इनकार कर दिया और यहां तक कि संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा है संजय राउत ने एक ट्वीट के जरिए कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। $200 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी की चार्जशीट में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच ताजा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सुकेश के निशाने पर सारा, जानवी, भूमि पेडनेकर, ये सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियां थीं। सुकेश चंद्रशेखर ने इन्हें भी महंगे गिफ्ट भेजे थे। आरोपी सुकेश ने जानवी कपूर को 19 लाख रुपए के साथ एक बेशकीमती बैग दिया था। सारा अली खान को एक कीमती घड़ी दी थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने सुकेश से जेल में मुलाकात भी की। ईडी चार्जशीट में भूमि पेडनेकर का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि भूमि पेडनेकर ने सुकेश से कोई गिफ्ट नहीं लिया था, यह बात भी सामने आ रही है। और अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, कार लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं ऑटो मार्केट में। मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को आज न्यू बलेनो मॉडल जो है उसका लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे 6,35,000 रुपए की शुरुआती एक शोरूम कीमत में पेश किया है। कार के टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत होगी लगभग 9.5 लाख रुपए। कार का लुक और फीचर नए अंदाज में पेश किया गया है। न्यू बलेनो में 1.2 लीटर एडवांस के सीरीज ड्यूअल जेट ड्यूअल वीवीटी इंजन लगा हुआ है। कंपनी का यह कहना है कि यह इंजन फ्यूल इकोनॉमी में अपने सेगमेंट में बेस्ट है।
और कार मार्केट के अच्छे दिन अब कहा जा रहा है कि लौटने लगे हैं। अब देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज ही मारुति ने नई बलेनो लॉन्च की है, दूसरी कंपनियां भी नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। बहुत सारी एसयूवीज जो हैं 2022 में लॉन्च होने के लिए तैयार है बिल्कुल। अब क्या वाकई में चिप संकट खत्म हो गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से लॉन्चेस दिख रहे हैं, चिप संकट की जो मार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऑटो कंपनियां कारों में ईवी मॉडल भी लॉन्च कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिनको कार खरीदनी है वो क्या खरीदें? पेट्रोल डीजल वाली कन्वेंशनल कार खरीदें या फिर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें? लोगों के पास हर सेगमेंट में कई ऑप्शंस हैं। रिपोर्ट में देखिए आपको इनमें से कौन सा सेगमेंट और ऑप्शंस पसंद आ रहे हैं। कोरोना के बाद ऑटो सेक्टर में तेजी से उछाल आया है। इंडियन कार मार्केट में नई नई कारें लॉन्च हो रही हैं। खासकर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स ने कार बाजार को और हॉट बना दिया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कारों से इतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री ने भी तेजी से जोर पकड़ा है। लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं, लेकिन मन में थोड़ी हिचक है कि पेट्रोल डीजल कार लें या इलेक्ट्रिक कार खरीदें। दरअसल ईवी के किफायती होने के बावजूद हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं होना इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के प्रति लोगों का रुझान बरकरार है। लगातार नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। न्यू जनरेशन बलेनो प्रीमियम हैचबैक लॉन्च हो चुकी है। नई बलेनो टाटा अल्ट्रॉज, Hyundai i20, होंडा जैज जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी। बलेनो की प्राइस रेंज 6.5 लाख से 10 लाख के बीच है। इसके पहले 15 फरवरी को किया की कैरेंस लॉन्च हुई थी, जिसका प्राइस रेंज 9 लाख से 16 लाख के बीच है। आने वाले दिनों में मिड रेंज कारों की लॉन्चिंग की बात करें तो 1 मार्च को Volkswagen विट्स लॉन्च हो रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 10 लाख है। वहीं 15 मार्च को Citroen C3 और Hyundai Casper लॉन्च हो रही है, जिसका बेस प्राइस 5.5 लाख से 6 लाख के बीच है। एक तो ये कारें सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहतर हैं, वहीं इनकी माइलेज और इंटीरियर डेकोरेशन भी अट्रैक्टिव है। वहीं जल्द ही बाजार में नई ईवी लॉन्च होने की तैयारी में है, जिनमें 1 मार्च को टाटा टियागो ईवी और महिंद्रा EKUV 100 मुख्य है, जिसकी संभावित बेस कीमत 6 लाख से 8.25 लाख के बीच है। वहीं टाटा एल्ट्रोज ईवी भी 13 मार्च को लॉन्च हो सकती है, जिसका बेस प्राइस 14 लाख के करीब है। इलेक्ट्रिक कारें अपने फीचर्स के चलते सड़कों पर तेजी से जगह बनाती जा रही है। इनके फायदे की बात करें तो ये बहुत कम प्रदूषण करती हैं और पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं। इनका मेंटेनेंस भी कम पड़ता है और ये साउंड पॉल्यूशन नहीं करती। लेकिन इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी कमी इनके चार्जिंग स्टेशन और इन गाड़ियों की ज्यादा कीमत है। दूसरी चुनौती यह है कि ये वाहन इतने पावरफुल नहीं होते जितने पेट्रोल और डीजल के होते हैं। इसके अलावा ईवी में आपके पास अपनी पसंद नापसंद को लेकर ज्यादा विकल्प नहीं होते। वहीं पेट्रोल डीजल कारें लंबी दूरी के साथ दूर दराज के इलाकों में ले जाई जा सकती हैं, क्योंकि देश भर में पेट्रोल पंप के जाल बिछे हुए हैं। फ्यूल भराने की दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल आपके पास ऑप्शंस खूब हैं जरूरत के मुताबिक कार खरीदने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए कुछ स्पोर्ट्स जगत की खबरें ले लेते हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के 2 स्टार खिलाड़ी दीपक चार और सूर्य कुमार यादव चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। सूर्य कुमार यादव हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर के चलते श्रीलंका T20 सीरीज से बाहर हुए हैं। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए इंग्लैंड दौरे के बाद एशिया कप के लिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरे पर जा सकती है। साथ ही इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच के दौरान दूसरी टीम आयरलैंड दौरे पर जा सकती है। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है। श्रीलंका के साथ घरेलू सीरीज के बाद IPL शुरू हो जाएगा। IPL 2022 के लिए दिल्ली कैपिटल्स पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। अगरकर को टीम का असिस्टेंट कोच बनाया जा सकता है। इससे पहले टीम के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ थे, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया। कैफ 2019 से 2022 तक इस पद पर रहे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने युवा क्रिकेटर्स को रणजी ट्रॉफी में ढेर सारे रन बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया की सिलेक्शन की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू क्रिकेट में अगर वो रन बनाते रहेंगे तो टीम इंडिया का रास्ता खुद ही खुल जाएगा। इस सीजन रणजी में युवा खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है। यश ढुल और सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी की है और शतक जड़े हैं। कुछ खबरें एंटरटेनमेंट जगत से ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन की स्पोर्ट्स ड्रामा झुंड का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे फुटबॉल कोच विजय टीनेजर्स को अपराध के जीवन से निकलकर एक खिलाड़ी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म सैराट जैसी बेजोड़ फिल्म बनाने वाले निर्देशक नागराज मंजुले ने बनाई है। इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए 4 मार्च का दिन तय किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुश्किलों में आ गई हैं। उन्हें 19 अप्रैल को भटिंडा कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कंगना ने एक बुजुर्ग महिला को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कहा था, जिसके खिलाफ महिला ने कोर्ट में केस दायर किया था। भटिंडा की एक गांव की रहने वाली 87 वर्षीय महेंद्र कौर को लेकर कंगना ने ट्वीट किया था, जिसके बाद महेंद्र कौर ने भटिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया था। संजय दत्त और रवीना टंडन ने अपनी अपकमिंग फिल्म घुड़चढ़ी की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बात की जानकारी संजय दत्त ने खुद इस कॉमेडी फिल्म के एक टीजर सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को दी है। संजय रवीना इस फिल्म की शूटिंग जयपुर में कर रहे हैं। बिनोय गांधी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय रवीना के अलावा खुशहाली कुमार और पार्थ समथान भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा ने हाल ही में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। रणदीप नेटफ्लिक्स की रिवेंज ड्रामा वेब सीरीज कैट में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में रणदीप एक अंडरकवर डिटेक्टिव की भूमिका निभाएंगे। रणदीप ने इस सीरीज से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया है और लिखा कि सीरीज का डायरेक्शन बलविंदर कर रहे हैं। तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर की अपकमिंग फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग खत्म हो गई है और इस बात की जानकारी मेकर्स ने खुद फिल्म की टीम की रैप अप पार्टी के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके दी है। अरशद सैयद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में तापसी प्रतीक के अलावा हरलीन सेठी भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स और रॉय कपूर फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। और इंडिया 360 में सोशल 360 की भी अब चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम आपको दुनिया भर में हो रही दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराते हैं। आपने कुत्ते बिल्ली की लड़ाई अक्सर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते और मेंढक की लड़ाई देखी है? और अगर नहीं तो आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक जंग। अब इसमें कौन जीता आप खुद ही देखिए। अगर मेढक डॉग से भिड़ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो में है। सोशल मीडिया पर मेढक और डॉग की लड़ाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉग मेढक से हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है। 14 सेकंड के इस वीडियो में कुत्ता मेढक पर झपटता है तो मेढक डरता नहीं बल्कि पूरी बहादुरी के साथ डॉग पर अटैक कर देता है। यहाँ तक वो उछल उछल कर कुत्ते पर हमला करता है। इतना ही नहीं, अपने मुंह में उसके मुंह को दबोच लेता है। यकीनन मेढक की इस बहादुरी ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर से शेयर किया, जिसे 35,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही 2,000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। वहीं इस पर लोगों के अलग अलग कमेंट भी आ रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि खुद का आत्मविश्वास बड़ी चीज होती है। एक यूजर ने लिखा है कि पहली बार उन्होंने मेढक और कुत्ते की दोस्ती देखी है। अब साहस करें या दोस्ती की मिसाल, लेकिन इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें, इंतजार रहेगा। नमस्कार।